देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से बहुत साल पहले नैनपुर गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान में अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। गांव के लोग मुर्दे को जब दफना कर आते थे तब रात को कब्र से लाश गायब हो जाती थी। कब्र के आसपास कंकाल के टुकड़े मिलते थे। आसपास के लोगों का कहना था कुत्ते जंगली जानवर का काम है, पर आज तक किसी ने भी अपनी आंखों से सच्चाई नहीं देखी थी। कुछ लोग कहते थे किसी शैतानी शक्ति ने मुर्दे को कब्र से निकालकर लाश को खाया है। आज तक किसी ने भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो भी अकेले उस कब्रिस्तान में रात को गया वो इंसान जिंदा कभी वापस ही नहीं लौटा। इसलिए जब भी मुर्दे को दफनाने जाते थे बहुत से लोग साथ मिलकर जाते थे। कब्रिस्तान में रात को कब्र से लाश कैसे गायब हो जाती थी, कब्र के आसपास कंकाल के टुकड़े क्यों मिलते थे, ऐसा किसी को भी नहीं मालूम था। नैनपुर गांव में करीम चाचा अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सलीम बिरयानी बनाने का काम करता था। करीम चाचा का छोटा बेटा गुलफाम टीचर की नौकरी करता था। करीम चाचा का एक खुशहाल परिवार था। वो एक दयालु इंसान थे। करीम चाचा हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करते थे। वो हमेशा गरीब बच्चों को भरपेट खाना खिलाते थे। उनके इसी स्वभाव की वजह से गांव के लोग करीम चाचा को बहुत सम्मान देते थे। एक दिन की बात है, करीम चाचा की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो जाती है। बेटा सलीम अपने अब्बू से कहता है, अब्बू आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, वहाँ आपका इलाज करवाएंगे। देखना आप जल्दी ठीक हो जाओगे, चलिए हमारे साथ। इस पर करीम चाचा कहते हैं, बेटा अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, बस तुम अपने छोटे भाई गुलफाम का ध्यान रखना। अब्बू की बातें सुन गुलफाम रोने लगता है। करीम चाचा धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर देते हैं और फिर करीम चाचा इस दुनिया से अलविदा लेते हैं। दोनों भाई टूट चुके थे। तब तक गांव वाले आते हैं और दोनों भाइयों को संभालते हैं। गांव वाले दोनों भाइयों से कहते हैं, करीम चाचा को जल्दी से कब्रिस्तान लेकर चलो, थोड़ी देर बाद रात होने वाली है। रात के वक्त उस कब्रिस्तान में जाना मना है। तब करीम चाचा का छोटा बेटा गुलफाम गांव वालों से कहता है, क्यों रात को कब्रिस्तान में जाना क्यों मना है? इस पर गांव वाले बताते हैं, रात के वक्त उस कब्रिस्तान में बहुत सी घटनाएं होती हैं। गांव के लोग मुर्दे को जब दफना कर आते हैं तब रात को कब्र से लाश गायब हो जाती है और कब्र के आसपास कंकाल के टुकड़े भी मिलते हैं। उस कब्रिस्तान में रात को जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए हम सबको रात हो जाने से पहले ही जाना पड़ेगा। करीम चाचा का बड़ा बेटा सलीम कहता है, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, यह सब मन का वहम है। हम लोग रात के वक्त ही अब्बू को दफनाएंगे। हमारे कुछ रिश्तेदार जो आने वाले हैं, कौन कौन हमारे साथ कब्रिस्तान में रात को जाएगा वो यहाँ पर खड़ा रहे। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। भीमा, हरिया और बिरजू यही तीनों ठहरते हैं। भीमा कहता है, गुलफाम भाई गांव वाले तो चले गए, तो क्या हुआ, हम तीनों मिलकर आपके अब्बू को कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। करीम चाचा को कब्र में डाला गया और सलीम और बाकी के गांव वाले मिलकर करीम चाचा को कब्रिस्तान लेकर जाते हैं। कब्रिस्तान का माहौल बहुत ज़्यादा शांत था। कब्रिस्तान में चारों तरफ घना अंधेरा था, ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुलफाम अपने हाथों में मशाल लेकर कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। सलीम और बाकी के गांव वाले मिलकर करीम चाचा को कब्रिस्तान के अंदर लेकर जाते हैं।
जब सभी लोग अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं एक कब्र पहले से ही खुदी हुई थी। यह नज़ारा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि करीम चाचा की मौत तो कुछ देर पहले ही हुई थी। फिर किसने कब्रिस्तान में पहले से ही कब्र खोद कर रखी थी। गुलफाम अपने बड़े भाई सलीम से कहता है, भाईजान यह कब्र पहले से ही खुदी है, आप अब्बू को इसी कब्र में दफना दीजिए। सलीम और गांव वाले मिलकर करीम चाचा को दफना देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं था जिस कब्र में करीम चाचा को दफना कर आए थे वहां पर एक लाश पहले से ही दफनाई गई थी। कुछ दिन पहले वो उसी लाश उसी कब्र से गायब हुई थी। अब करीम चाचा के लाश के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर दोनों भाइयों की रूह कांप जाने वाली थी। 2 दिन बाद गुलफाम अपने अब्बू के कब्र में फूलों की माला चढ़ाने जाता है तो सामने जो नज़ारा देखता है उसे देख गुलफाम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। गुलफाम देखता है करीम चाचा की कब्र खुदी हुई थी और कब्र से करीम चाचा की लाश गायब थी। गुलफाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, अब्बू की लाश किसने गायब की? ऐसी हरकत कौन कर सकता है? गुलफाम गुस्से से गांव की तरफ जाता है और सभी गांव वालों से पूछता है, करीम चाचा की लाश कब्र से गायब है, ऐसी हरकत किसने की है? सभी गांव वाले डर जाते हैं और कहते हैं, हमने आपको पहले ही मना किया था, उस कब्रिस्तान में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, पर आप दोनों भाइयों ने हमारी एक नहीं मानी और अपने अब्बू को उसी कब्रिस्तान में दफनाया। अब किसी शैतानी शक्ति ने आपके अब्बू की लाश को खाया होगा। आप लोग उस कब्रिस्तान में मत जाइए, वरना आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इस पर गुलफाम कहता है, मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं, मुझे सच्चाई का पता लगाना है। कब्रिस्तान से कौन लाशों को गायब कर रहा है, कौन ऐसी हरकतें कर रहा है। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो मैं अकेले ही सच्चाई का पता लगाऊंगा। तभी गांव वाले कहते हैं, गुलफाम भाई अकेले कब्रिस्तान में मत जाइए, हम भी आपके साथ जाएंगे, हमें भी पता चले आखिर ऐसी हरकतें कौन कर रहा है। कुछ दिन बाद गांव में दिलदार चाचा की मौत हो जाती है। सभी गांव वाले मिलकर योजना बनाते हैं। कब्रिस्तान में दिलदार चाचा को दफनाने के बाद उसी कब्रिस्तान में छुपकर कब्र की निगरानी करेंगे। करीम चाचा के 2 बेटे गुलफाम और सलीम भी साथ में जाते हैं। सलीम गांव वालों से कहता है, उस कब्रिस्तान में सच में किसी शैतानी शक्ति का साया होगा तो हम लोग शैतानी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें अपने साथ एक फ़कीर बाबा को ले जाना चाहिए। गांव के सभी लोग मिलकर फ़कीर बाबा को लेने जाते हैं। फ़कीर बाबा एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। गांव के सभी लोग मिलकर बाबा से विनती करते हैं कि बाबा हमारी मदद कीजिए, अपनी आँख खोलिए। बाबा धीरे धीरे अपनी आँखें खोलती हैं। गांव वालों को सामने देखकर कहते हैं, मुझे सब पता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। कब्रिस्तान में एक शैतानी जिन्न रहता है, वही कब्रों से लाशों को गायब करता है। शैतानी जिन्न की बातें सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा आप हम लोगों के साथ चलिए, हमें आपकी ज़रूरत है, अब आप ही बचा सकते हैं। इस पर फ़कीर बाबा कहते हैं, चलो हमें जल्दी से कब्रिस्तान जाना चाहिए, आज अमावस की काली रात है और आज रात शैतानी शक्तियाँ ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। गांव वाले दिलदार चाचा को दफनाने कब्रिस्तान ले जाते हैं और साथ में करीम चाचा के 2 बेटे गुलफाम और सलीम भी जाते हैं। फ़कीर बाबा भी पीछे पीछे जाते हैं। फ़कीर बाबा सभी गांव वालों से कहते हैं कि मैं इसी कब्रिस्तान में छुपकर कब्र की निगरानी करूंगा। जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम लोगों के सामने आ जाऊंगा। तुम लोग दिलदार चाचा को दफनाकर इसी कब्रिस्तान में किसी अच्छी जगह पर छुप जाओ। कुछ देर में रात होने वाली है
और शैतानी शक्तियों के आने का वक्त हो जाएगा। जल्दी करो, कब्र खोदो और लाश को दफना कर निकलो। सभी लोग मिलकर दिलदार चाचा को दफना देते हैं और लाश को दफनाने के बाद एक अच्छी सी जगह पर छुप जाते हैं। रात गहरी होने लगती है। कुत्ते और बिल्लियों की डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। तभी अचानक ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलती हैं। तब एक काला धुआं आते हुए दिखाई देता है। सभी गांव वाले डर जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी सामने देखते हैं एक काला सा दानव कब्र खोद रहा है। एक काला दानव दिलदार चाचा की लाश को कब्र से निकाल कर खाने लगता है। ये मंजर इतना डरावना था कि सभी लोगों की रूह कांप जाती है। सभी लोग डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं। करीम चाचा के 2 बेटे गुलफाम और सलीम भी डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी वहां पर फकीर बाबा आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, आज ये तेरी आखिरी रात है। फकीर बाबा अपने झोले से राख निकालकर शैतानी दानव के ऊपर फेंकने लगते हैं। वो दानव गुस्से से कुर्हाने लगता है और शैतानी शक्तियों से फकीर बाबा पर हमला कर देता है। फकीर बाबा पर शैतानी शक्तियों का असर नहीं हो रहा था। फकीर बाबा को सही सलामत देखकर शैतानी दानव और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर कब्र से लाशों को निकालकर बाहर फकीर बाबा पर फेंकने लगता है। सभी गांव वाले इतना डरावना मंजर अपनी आंखों से देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। फकीर बाबा अपने झोले से एक त्रिशूल निकालते हैं और उस त्रिशूल से शैतानी दानव को ख़त्म कर देते हैं। सभी गांव वाले वहां पर आ जाते हैं और बाबा को धन्यवाद देते हैं। उस दिन के बाद से उस कब्रिस्तान में या फिर उस गांव में कभी भी ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई। गांव वाले वापस से अपने गांव आ गए। उस दिन के बाद से कब्रिस्तान से अब लाशें गायब नहीं होती। अब लोग बिना डरे कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल, इन सब चीज़ों पर मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया और ना ही कभी मैं करना चाहता था। मगर उस रात ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और इस दिन के बाद से मैं इन सारी चीज़ों पर विश्वास करने को मजबूर था। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। मुझे मानना ही पड़ा कि इस दुनिया में ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम ना ही मिलें तो अच्छा रहेगा। दरअसल घटना है आज से करीब 12 साल पहले की। मेरी उम्र यहीं कोई 16-17 साल की थी। मुझे नानी घर बहुत पसंद था। मैं गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादातर नानी के घर ही जाया करता था। मगर उस बार जब मैं नानी घर गया तो वो गर्मियों की छुट्टियां नहीं थी, वो सर्दियों की छुट्टियां थी। सर्दियों का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन छुट्टियां नानी के घर में ही बिताया जाए। तो मैं नानी के घर पहुंच गया। सबसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। वहाँ के दोस्तों से, घर वालों से, परिवार वालों से, उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा लगाव था और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसलिए मुझे वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी। वहाँ जाते ही मैंने अपना सामान रखा और मैं बाहर खेलने निकल गया। वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे। खेलकर जब मैं शाम को वापस घर लौटा तब तक अंधेरा हो चुका था, क्योंकि सर्दियों में अंधेरा बहुत जल्दी ही हो जाता है। मैंने हाथ मुंह धोया और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गया। बस यही तो काम था मेरा वहाँ, खेलना, वापस घर आना और सो जाना। इसलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद थी। अभी मैं लेटा लेटा अपने कमरे में छत की तरफ देख ही रहा था
कि तभी मुझे बाहर से आवाज़ आई। मामी और नाना जी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं रूम से निकलकर बाहर आया तो सुना कि मामी नाना जी को बाहर जाने से मना कर रही है और नाना जी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो जाकर मामा को टिफ़िन पहुंचा आएंगे। इस पर मैंने मामी से कहा, क्या हुआ मामी, कोई दिक्कत है क्या? इस पर मामी ने कहा, देखो तुम्हारे नाना जी को मैं मना कर रही हूँ कि आज उन्हें टिफ़िन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से जुगाड़ करके खा लेंगे। इनकी तबीयत सही नहीं है और बाहर इतनी ठंड है, ये जाएंगे वापस इतनी दूर तो और ज़्यादा तबीयत बिगड़ेगी। इस पर मैंने नाना जी से कहा, नाना जी रहने दीजिए, मामा जी खा लेंगे कहीं से जुगाड़ करके। इस पर नाना जी ने कहा, नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना नाना जी की जगह मैं टिफ़िन पहुंचाने चला जाऊं मामा जी को। मामा जी की फैक्ट्री मैंने देख ही रखे थे तो मैं वहां पर जाकर आराम से उन्हें टिफ़िन देकर आ भी जाऊंगा। मैंने ये विचार नाना जी से कहा। इस पर नाना जी ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा, नहीं नहीं तुम्हें इतनी रात को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रास्ता बढ़िया नहीं है। तो इस पर मैंने कहा, क्यों बढ़िया नहीं है मतलब क्या? मैं बच्चा थोड़ी हूँ नाना जी, मैं पहुँचाऊँगा टिफ़िन। नाना जी से बहुत जिद करने के बाद वो मान गए, मगर उन्होंने साथ ही एक हिदायत भी दी, देखो तुम जाओ, एक टॉर्च भी साथ लेकर जाओ, मगर अगर कोई पीछे से आवाज़ दे, कैसी भी आवाज़, किसी भी चीज़ की आवाज़, अगर कोई छोटी सी हलचल की भी आवाज़ हो तो पीछे पलट कर मत देखना, बस आगे चलते जाना, टिफ़िन पहुंचाना और सीधे घर आना, कहीं और मत जाना, और पीछे पलट कर गलती से भी मत देखना। मैंने नाना जी की बात पूरी सुनी और टिफ़िन लेकर घर से चल पड़ा मामा जी के फैक्ट्री की ओर, जहाँ पर मामा जी काम करते थे। घर से बाहर कदम रखते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझे हिला कर रख दिया। ठंड बहुत ज़्यादा थी, मगर मैंने भी बहुत ज़्यादा कपड़े पहन रखे थे, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली थी। मैं टॉर्च के रोशनी के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था। चूँकि अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, बस शाम के यहीं कोई 7 या 7:30 ही बजे होंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलता हुआ सीधे मामा जी के फैक्ट्री पहुंचा। उन्हें टिफ़िन दिया, उनसे मुलाकात की, थोड़ी बात की और फिर मामा जी ने कहा, देखो यहाँ से सीधे घर जाना और कहीं मत जाना, और अगर कोई आवाज़ दे तो पीछे पलट कर मत देखना। इस पर मैंने मामा जी से पूछा, मामा जी कौन आवाज़ देगा इस रास्ते पर? नाना जी भी यही बोल रहे थे कि पीछे पलट कर मत देखना। इस पर मामा जी ने कहा, मैं कल सुबह जब घर आऊँगा तो बताऊँगा, अभी जाओ जल्दी निकलो यहाँ से, रात होने से पहले घर पहुँच जाना। जिसके बाद मैं वहाँ से निकला और वापस घर की ओर चल पड़ा। अब रात के करीब 8:30 बज चुके थे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो चुका था, क्योंकि मौसम ठंड का था। ठंड के मारे सारे लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए थे और वो रास्ता भी जंगलों से घिरा हुआ था। कच्ची सड़क, ऊपर से आजू बाजू जंगल। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ आई, सुनो, रुको। आवाज़ सुन मैं अपनी जगह पर ही रुक गया। तभी वापस पीछे से आवाज़ आई, पीछे पलट कर देखो तो सही, मैं कौन हूँ, तुम मुझे जानते हो। मैं पीछे पलटने ही वाला था कि तभी मुझे नाना जी की कही बात याद आ गई कि पीछे मत देखना। पता नहीं क्यों मुझे वो आवाज़ भी कुछ अजीब सी लगने लगी थी, इसलिए मैंने वापस से चलना शुरू कर दिया। चलते चलते मैं काफ़ी दूर आ चुका था, मगर पीछे से वो आवाज़ लगातार आए जा रही थी। चलते चलते मैं भागने लगा और भागते भागते मैं घर पहुंचा।
घर पहुंचकर मैंने नाना जी को पूरी बात बताई। पहले तो नाना जी ने मुझे शांत किया और फिर कहा, दरअसल वो जो आवाज़ थी वो कोई इंसान की आवाज़ नहीं थी, वो एक प्रेत की आवाज़ थी। उस रास्ते पर प्रेत भटकते हैं, वो आवाज़ देते हैं। अगर तुम उनकी आवाज़ सुनकर पीछे पलट गए तो फिर तुम वापस कभी घर नहीं आ पाओगे। वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, और अगर पीछे नहीं पलटे तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें छू भी नहीं सकते। तुम्हें अपनी मर्जी से पीछे पलटना होता है। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।